अध्याय 25 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। किसी एक विषय पर आपस में संबंध रखने वाले कुछ वाक्यों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। एक अनुच्छेद में एक विचार या भाव विस्तार से लिखा जाता है। इसमें हर वाक्य अपने विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। सामान्यतः यह अनुच्छेद 75 से 100 शब्दों का होता है। विषय को अच्छी तरह स्पष्ट करना इसका लक्ष्य होता है। कभी कभी उदाहरण देकर भी बात स्पष्ट की जाती है। अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। सीधे ही विषय का प्रारंभ कर दिया जाता है। अनुच्छेद रोचक होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले की उसे अंत तक पढ़ने की जिज्ञासा बनी रहे। अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण। 1. जैसा करोगे वैसा भरोगे। संसार कर्म क्षेत्र है। यहां जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छा कार्य करके व्यक्ति अच्छा फल भोगता है। बुरा कर्म करके उसे दंड ही भोगना पड़ता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि विचार शुद्ध रखो। जब भी व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है तो सबसे पहले उसके मन में बुरे विचार उठते हैं, तदुपरांत बुद्धि चलती है। इस प्रकार मन के भाव सही रखने का प्रयत्न करें। संसार में यह देखने में आता है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति दुख भोग रहा है और बुरे कर्म करने वाला फल फूल रहा है। यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहती। अच्छे या बुरे का परिणाम अवश्य मिलता है, भले ही कुछ देर से मिले। एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे कर्म करे जिससे दूसरों को भी शीतलता मिले तथा स्वयं को भी सुख शांति प्राप्त हो। 2. बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यूं तो मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसके पास बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन कभी कभी वह बिना सोचे विचारे काम करता है, जिसके परिणाम दुखदायी होते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में मनुष्य बिना सोच विचार के काम में प्रवृत्त हो जाता है। कार्य आरंभ करने से पूर्व वह उसके दूरगामी दुष्परिणामों के विषय में नहीं सोचता तथा अपना कार्य बिगाड़ बैठता है। उसके हाथ केवल असफलता और निराशा आती है। जो मनुष्य अवसर, स्थान या परिणाम की परवाह किए बिना जो होगा सो देखा जाएगा कि नजरिए से कार्य करते हैं, वे पतन के गर्त में चले जाते हैं तथा बाद में पश्चाताप करते हैं। इसके विपरीत दूरदर्शी सोच समझ वाले व्यक्ति जो किसी भी काम को करने से पहले उसके आगे पीछे की सब बातों को सोच लेते हैं, उसके अच्छे बुरे संभावित परिणामों को तौल लेते हैं, अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं और सुखी रहते हैं। चाणक्य की सफलता का भी यही रहस्य था कि वह बड़ा दूरदर्शी था। अच्छी प्रकार सोच विचार करके ही किसी कार्य को प्रारंभ करता था। दूसरी ओर अहंकारी रावण ने बिना सोचे विचारे शक्ति के मद में जो निर्णय लिया, उसके परिणाम स्वरूप उसका सर्वनाश हो गया। वास्तव में बुद्धिमान वही है जो सोच विचार कर कदम उठाए, ताकि उसे बाद में पछताना ना पड़े। 3. समाचार पत्र। समाचार पत्र संसार का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन है जो हमें देश विदेश से जोड़ता है। समाचार पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। एक दिन यदि समाचार पत्र ना आए तो लगता है कि कुछ छूट रहा है। समाचार पत्र हमें देश, समाज और दुनिया में होने वाली नित्य प्रति की घटनाओं की जानकारी देता है, ज्ञानवर्धन करता है। साथ ही यह मनोरंजन का भी अच्छा साधन है। समाचार पत्र दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक कई तरह के होते हैं। देश की राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी समाचार पत्रों से ही प्राप्त होती है। खेल जगत के समाचार, बाजार के भाव, फिल्म जगत के समाचार और मौसम की जानकारी तक समाचार पत्रों से प्राप्त होती है। समाचार पत्र सूचना और विज्ञापन का भी माध्यम है। सभी महत्वपूर्ण सरकारी जानकारियां व सूचनाएं, चाहे वे स्वास्थ्य से संबंधित हों, घोषणाएं हों या नौकरियों से संबंधित हों, समाचार पत्रों में अवश्य प्रकाशित होती हैं।
लोकतंत्र में तो समाचार पत्र की भूमिका और भी अहम होती है। ये जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। समाचार पत्रों को अपनी भूमिका ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से निभानी चाहिए। 4. कंप्यूटर। कंप्यूटर वैज्ञानिकों का एक ऐसा आविष्कार है जिसकी कार्यशैली देखकर हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। यह एक ऐसी मशीन है जिसकी तुलना मनुष्य के मस्तिष्क से की जा सकती है। कंप्यूटर कठिन से कठिन जोड़, घटा, गुणा, भाग अत्यंत शीघ्रता से 100% सही कर सकता है। कंप्यूटर की मदद से ही बिजली, टेलीफोन के बिल बनते हैं, बैंकों में खाते रखे जाते हैं, रेलवे व हवाई यात्रा की टिकटों का आरक्षण कराया जाता है, मौसम की जानकारी एकत्र की जा सकती है। इंटरनेट की सुविधा ने तो पूरी दुनिया को समेट दिया है। कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया की सूचनाओं व समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इंटरनेट ने सबके लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए हैं। कंप्यूटर मनोरंजन का भी बढ़िया साधन है। कंप्यूटर पर अनेक खेल खेले जा सकते हैं। घर बैठे ही मनपसंद फिल्में देखी जा सकती हैं। कंप्यूटर पर चित्रकारी की जा सकती है। कपड़ों पर बने सुंदर डिजाइन कंप्यूटरों द्वारा ही बनाए जाते हैं। किसी भी विषय की पढ़ाई अब कंप्यूटर द्वारा की जा सकती है। आजकल सभी विद्यालयों में कंप्यूटर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। सच है कि कंप्यूटर आज की आवश्यकता बन गया है। 5. सत्संगति। मनुष्य पर संगति का असर अवश्य होता है। सत्संगति यानी सज्जन और गुणीजनों का साथ, जिससे मनुष्य में अपने आप अच्छे गुणों का विकास और उदय होता है। सत्संग उस पारस पत्थर के समान होता है जो लोहे को भी सोना बना देता है। एक अज्ञानी, दुराचारी व्यक्ति भी विद्वान और सदाचारी व्यक्तियों की संगति से बदल जाता है। सज्जन सदैव सद्गुणों की ओर प्रेरित करते हैं, शुभ संकल्पों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। सत्संगति से दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता आदि दैवीय गुणों का विकास होता है। व्यक्ति का चरित्र निर्मल और पवित्र हो जाता है। बुद्ध की संगति से अंगुलीमाल जैसा डाकू भी मानवता की राह पर आ गया। डाकू रत्नाकार सत्संगति के प्रभाव से कवि वाल्मीकि बन गया। विद्यार्थी जीवन में तो सत्संगति का और भी महत्व है। विद्यार्थी जीवन ही भावी जीवन की आधारशिला है। अतः इस समय अपना संग साथ देख समझकर चुनना चाहिए। अनुशासन, संयम और उदारता सत्संगति से ही प्राप्त होता है। 6. स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ शरीर जीवन की पहली आवश्यकता है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है स्वच्छता। स्वच्छता शरीर की, स्वच्छता मन की। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। गंदगी बीमारियों को जन्म देती है। अतः हमें अपने शरीर की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। प्रतिदिन दांत साफ करना, स्नान करना, नाखून साफ रखना हमें बीमारियों से बचाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा भोजन और पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। साफ सुथरे ढंग से पका हुआ भोजन स्वच्छ बर्तनों में स्वच्छ स्थान पर बैठकर ग्रहण करने से शरीर पुष्ट बनता है। हमें अपने घर, पास पड़ोस और आसपास को भी स्वच्छ रखना चाहिए। शरीर स्वच्छ हो और मन मैला हो तो भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। मन की निर्मलता, अच्छे गुण, अच्छी सोच हमें प्रसन्नता देती है। जो व्यक्ति जीवन में खुश है, प्रसन्न है, वह स्वस्थ भी होगा। अतः स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो। 7. जल ही जीवन है। जल जीवन का आधार है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ दिन, बिना जल के कुछ घंटे और बिना वायु के कुछ मिनटों तक ही जीवित रह सकता है। मनुष्य के जीवन में जल का विशेष महत्व है। हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग जल का ही होता है। जल के अनेक उपयोग हैं। हमारे शरीर के साथ साथ इसकी घरेलू कामों, उद्योगों और कृषि कार्यों में भी विशेष भूमिका होती है। जल अपने आप में एक पोषक पदार्थ है।
साथ ही यह अनेक पोषक तत्वों का वाहक भी है। नदियां, झरने वर्षा जल के प्राकृतिक स्रोत हैं। जल प्रदूषित ना हो, इसके लिए हम सभी को सचेत और जागरूक रहना चाहिए। प्रदूषित जल में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनेक शारीरिक रोगों के कारण बनते हैं। जल को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ जल का कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। जल की एक एक बूंद कीमती है। जल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जल को स्वच्छ रखना और उसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। 8. हमारे राष्ट्रीय पर्व। भारत पर्वों और त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। वे पर्व जिनका संबंध पूरे राष्ट्र से होता है और जिन्हें पूरा राष्ट्र मिलकर मनाता है, राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इसी दिन सन 1947 ईस्वी में सैकड़ों वर्ष की दास्ता के बाद भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ और दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया। तभी से यह पर्व बड़े उत्साह उमंग के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सन 1950 ईस्वी में इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। इस दिन सेना के तीनों अंग कर्तव्य पथ राजपथ पर देश के सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस है। यह दिन पूरे राष्ट्र में गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। इस दिन समूचा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा से याद करता है। हमारे राष्ट्रीय पर्व समस्त देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधकर उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। 9. पुस्तक मेला। बड़े शहरों में अक्सर पुस्तक मेले लगते रहते हैं। आज के इंटरनेट, कंप्यूटर और टेलीविजन के युग में जबकि लोगों की पुस्तकों में रुचि कम होती जा रही है, इन पुस्तक मेलों का बड़ा महत्व है। ये मेले बच्चों और बड़ों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करने का एक अच्छा और सरल साधन है। पुस्तक मेले में एक ही स्थान पर विभिन्न भाषाओं और विषयों की एक साथ इतनी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं कि पढ़ने में रुचि रखने वाला अपनी मनचाही और दुर्लभ पुस्तकों को आसानी से पा सकता है। बच्चों के लिए चित्रकथाएं, कहानियां, जीवनियां, खेल से संबंधित पुस्तकें, धर्म में रुचि रखने वालों के लिए धार्मिक पुस्तकें, साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए विशुद्ध साहित्य के साथ साथ पाककला, गृह सज्जा, कंप्यूटर, विज्ञान, फिल्म आदि हर विषय से संबंधित पुस्तकें यहाँ कम मूल्य में प्राप्त की जा सकती हैं। इन मेलों के प्रकाशक अपने प्रकाशन के प्रचार के लिए पुस्तकों पर भारी छूट देते हैं और अपनी प्रकाशित पुस्तकों के लेखकों तथा अन्य जाने माने लेखकों को भी आमंत्रित करते हैं। लेखक से मिलिए कार्यक्रम में लेखकों को जानने और उनसे बातचीत करने का पाठक और दर्शकों के पास सुनहरा अवसर होता है। 10. किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनता गांवों में बसती है, जिसका अधिकांश भाग किसानों का है। किसान समाज की रीढ़ होता है, वही हमारा अन्नदाता भी है। वह सुबह से शाम तक खेतों में परिश्रम करके अन्न उगाता है और हम सबका पेट भरता है। खेतों की जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई में वह अपना खून पसीना एक कर देता है। खेतों में लहलहाती फसल देखकर किसान का हृदय खुशी से भर उठता है। उसकी और उसके पूरे परिवार की खुशियां इसी फसल से तो जुड़ी होती हैं। इस अथक और कठोर परिश्रम के बावजूद किसान की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होती। आज भी भारत का किसान निर्धनता की चक्की में पिसता है। परिश्रम से उगाई फसल का उसे पूरा दाम नहीं मिलता। वह कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाता है। अक्सर किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के समाचार अखबारों में छपते रहते हैं।
प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ना या बाढ़ की स्थिति में किसान की और अधिक दुर्दशा होती है। सरकार किसानों के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाती है, लेकिन उसका लाभ उनको मिलता भी है या नहीं, यह किसान को छोड़कर कौन जान सकता है।